हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है संधियाँ। किनके अनुसार? श्री धनंजय विरचित 10 रूपम के अनुसार। पिछली वीडियो में हम क्या बात कर चुके हैं? पिछली वीडियो में हम 8 प्रकृतियों के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि 5 होती हैं। कार्यवस्थाएं बात कर चुके हैं। कार्यवस्थाएं कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। मुखम, एक सेकेंड, ये हम पढ़ चुके हैं जहाँ तक उम्मीद है। जी हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। नहीं, एक्चुअली ये हमने पढ़ा नहीं है, हमें यहाँ से पढ़ना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ प्रकृत्य पंचावस्था समन्विता। कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि पंच अवस्था अर्थात 5 अवस्थाओं से समन्वित, 5 अवस्थाओं से समन्वित अर्थ प्रकृतियां पंच, अर्थात 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियां ही क्या होती है? यथासंख्य क्रम से मुख्याद्यः, मुख्य आदि पंच संध्या, 5 संध्या हो जाती है। ठीक है, ध्यान देते हैं इसके अर्थ पर। क्या है अर्थ? ये रहा, 5 अवस्थाओं से समन्वित होकर 5 अर्थ प्रकृतियां ही क्रम से मुख इत्यादि 5 संधियां बन जाती है। अब मुख इत्यादि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे मुख इत्यादि से यहाँ पे तात्पर्य है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहति। ये क्या है? 5 संधियां हैं। शायद नीचे लिखा भी गया होगा। देखिए, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, इन 5 अर्थ प्रकृतियों का क्रमशः आरंभ आदि 5 अवस्थाओं के साथ योग होने से क्रमशः आगे कही जाने वाली मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहति, ये 5 संधियां बन जाती हैं। संधि का सामान्य लक्षण बतलाया है। अब क्या है संधि का सामान्य लक्षण? क्या है? ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं? अंतरैकार्थ संबंधः संधिरेकान्वय सति। कहने का क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रयोजन से, एकार्थ संबंध, एक प्रयोजन से क्या संबंध होने पर, या फिर आप कह सकते हैं अन्वित होने पर, किसी एक अन्वय या फिर अवान्तर प्रयोजन के साथ क्या होता है? संबंध होना ही क्या है? संधि के साथ संबंध होना ही संधि कहलाता है। नीचे ध्यान देते हैं, थोड़ा डीपली बताया गया हो शायद। ये रहा, एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि कहलाता है। कह क्या रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं कि एक तो ये है प्रयोजन से, इससे अन्वित अर्थात दूसरे के साथ इन दोनों के संबंध होने से क्या होता है? एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि कहलाता है। किसी एक मुख्य प्रयोजन से संबंध रखने वाले कथा भाग का दूसरे एक अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध होना ही संधि है। देखिए, यहाँ एक ये हमारा मुख्य हो गया, इसका प्रयोजन, ये जो मुख्य प्रयोजन है, इससे संबंध रखने वाला कथा भाग, ये कथा भाग का दूसरा एक अवान्तर प्रयोजन है। इन दोनों का संबंध होना, इन दोनों का प्रयोजन के साथ संबंध होना क्या है? संधि है। ठीक है, अब देखते हैं अब ये संधियां कौन कौन सी होती हैं। ये रहा, मुख प्रतिमुखे गर्भः सा अवमर्शो उपसंहति। कहने का क्या तात्पर्य? कौन कौन सी है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ संधि। मुख से क्या मतलब है? मुख संधि। प्रतिमुख से प्रतिमुख संधि। गर्भ से गर्भ संधि। सावमर्श भी कह सकते हैं कि आप इसे कह दीजिए सामर्श, या आप इसे कह दीजिए अवमर्श संधि। और 5वीं कौन सी है? उपसंधि। यहाँ पे देखिए कौन सा संधि विच्छेद हो रहा है? ओ हो रहा है ना, ये ओ हो रहा है यहाँ पे, जबकि ये क्या है? उपसंहति। ये 5 क्या है हमारी? ये 5 हमारी संधियाँ हैं। हमने आज बात करी संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि 5 प्रकार की होती हैं। क्या क्या नाम है आज हमने इस वीडियो में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि प्रत्येक संधि, जैसे कि मुख संधि है तो मुख संधि के कितने भेद होते हैं, हम इस बारे में कहाँ पर बात करेंगे? बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको एक क्लियर कर देते हैं एक पॉइंट। हाँ जी, ये रहा, एक सेकेंड। हाँ जी,
क्या है धनंजय के अनुसार संधि का लक्षण है किसी रूपक में कोई कथांश होता है, उनके अपने प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं किंतु वे इतिवृत्त के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते हैं और किसी अवान्तर प्रयोजन के साथ भी उन सब का संबंध हुआ करता है। यही संबंध संधि कहलाता है। अर्थात मुख्य प्रयोजन से अन्वित कथांशों का किसी एक अवान्तर प्रयोजन से संबंध क्या है? संधि है। संधियों का रचनात्मक स्वरूप इस तरह है, देखिए बीज हुआ, बीज के साथ प्रारंभ कार्यावस्था जुड़ गई तो मुख संधि बन गई। ऐसे ही बिंदु क्या है? अवस्था है और अवस्था के साथ कार्य क्या हुआ? प्रयत्न जुड़ गया तो प्रतिमुख संधि बन गई है। ऐसे ही पताका है, यहाँ पर पताका के साथ क्या जुड़ गई है? पताका के साथ कार्यावस्था कौन सी? प्राप्त्याशय, वो गर्भ संधि बन गई है, गर्भ संधि। फिर प्रकृति के साथ नियताप्ति जुड़ने से क्या हो गया है? अवमर्श संधि हो गया। ऐसे ही कार्य के साथ फलागम जुड़ने से उपसंहति, ये संधि बन गई है। किंतु यदि अर्थ प्रकृतियों का अवस्थाओं के साथ क्रमशः संबंध होने पर संधि का आविर्भाव होता है तो एक कठिनाई उत्पन्न होती है। कौन सी? कि अर्थ प्रकृतियों में पताका के पश्चात प्रक्रिया आती है, राइट। और पताका क्या होती है? देखिए राम कथा में पताका का उदाहरण सुग्रीव कथा है, जबकि प्रकृति में क्या है? प्रकृति में शबरी जटायु की कथा है। लेकिन एक बात तो ध्यान देने वाली है, क्या कि जो सुग्रीव कथा है वो जटायु की कथा के बाद में वर्णित होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया है कि प्रकृति पहले आ गई है, पताका बाद में आई है। जबकि क्या होता है, हमारे जो चलता है वो भी कैसे चलता है, जो हम बोलते हैं बीज बिंदु पताका प्रकृति, तो यहाँ पे तो पताका क्या हो गया? बाद में चली गई है ना, प्रकृति पहले आ गई है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अतः संधि में अर्थ प्रकृतियों और अवस्थाओं का क्रमशः संबंध कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त ये संधियां पताका में भी होती हैं जिन्हें अनुसंधि कहा जाता है। फिर अर्थ प्रकृतियां तथा अवस्थाओं के योग से संधि का आविर्भाव कैसे माना जा सकता है? तथ्य यह है कि संधियां कार्यावस्थाओं का अनुगमन करती हैं। इस प्रकार प्रारंभादि अवस्थाओं के जो प्रारंभ से मतलब क्या है? प्रारंभ के बाद जितनी भी संधि 5 प्रकार की जो हमारी क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं, वो सभी क्रमशः मुख आदि 5 संधियां होती हैं। विभिन्न संधियों में कथा वस्तु का क्रमिक विकास निहित है और नायक का फल प्राप्ति की ओर अग्रसर होना भी। अर्थ प्रकृतियों के साथ संधियों का क्रमिक संबंध नहीं बन सकता। हाँ, बीज बिंदु और कार्य जो भी रूपक के लिए अनिवार्य अर्थ प्रकृतियां हैं जो इतिवृत्त में व्याप्त सी रहती हैं, उनकी विविध अवस्थाओं का पंच संधियों से योग अवश्य रहता है, विशेषकर बीज तथा कार्य की अवस्थाओं का। इस प्रकार दश रूपक तथा साहित्य दर्पण में भी, मतलब दश रूपक और साहित्य दर्पण दोनों में का संधि का स्वरूप विवेचन युक्ति युक्त प्रतीत होता है, किंतु इससे अर्थ प्रकृतियों का विभाजन व्यर्थ नहीं हो जाता, जैसे कि कीट आदि विद्वानों ने कहा है। ठीक है, अर्थ प्रकृतियां तो कार्य सिद्धि के उपाय हैं, कथा वस्तु के संगठन तथा विकास में उनका अपना महत्व है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कहा गया है कि प्रश्न यह है कि क्या ये 5 संधियां सभी प्रकार के रूपकों में अनिवार्य हैं? तो क्या कह रहे हैं, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक तथा प्रकरण में 5 संधियां अनिवार्य हैं, किंतु अन्य रूपकों में इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा हमने पहले ही करा दी है, जो नाटक प्रकरण और क्या क्या थे आपके, नाटक प्रकरण, बाण प्रहसन, डिम, अंक, विधि, ये सभी जो कितने थे 10 थे ना, आपको याद होंगे। ये हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं कि किन किन में कौन कौन सी संधि होती है। जैसे कि उसमें नाटक में तो 5 संधियाँ होती हैं, परंतु आगे जा करके अंक में 3 संधियाँ होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें केवल 3 संधियाँ ही रह जाती हैं। कौन सी 3 संधि? जैसा कि अभी बताया गया है ऊपर ही। फिर वो कह रहे हैं अनुभव भारती में उद्धृत उपाध्याय मत के अनुसार तो प्रत्येक इतिवृत्त पंच संधि समन्वित ही होता है। अर्थात यहाँ पे कह दिया गया है कि जरूरी नाटक में तो सभी होनी चाहिए, नाटक और प्रकरण में तो 5 संधियां अनिवार्य है, किंतु और जो रूपक के अन्य 8 भेद और भी बताए गए हैं उनमें कुछ कुछ को छोड़ दिया जाता है। क्या मुख रहेगी, प्रतिमुख रहेगी, आगे की संधियों को छोड़ दिया जाएगा। कौन सी आती है आगे? गर्भ संधि, अवमर्श संधि, लेकिन उपसंहति रहती है। और भी बहुत सारी है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा उसे भी। ठीक है, आगे आएगा मुख संधि का परिचय, साथ में उसके कितने भेद होते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।